वहीं दूसरी तरफ सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज, ईशा इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में थी। गुस्से में उसने अपने सोचने समझने की शक्ति की खो दी। पहले ये ध्रुव और अब ये कार्तिक, मुझे समझ नहीं आता है कि सबको इस बदसूरत लड़की में दिखता क्या है। इस लड़की के पास बदसूरत चेहरे के अलावा है ही क्या, या इसे अपने बैड स्किल्स पर इतना भरोसा है जो वो इस तरह खुलेआम लड़कों को सिड्यूस करती फिरती रहती थी। हाँ, ऐसा ही होगा, वरना इसे किस बात का इतना घमंड होता। उसके हिसाब से आरोही एक बहुत ही गिरी हुए लड़की थी जिसे बस लड़के को सिड्यूस करना आता था। ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि आरोही शादीशुदा है और उसकी शादी किसी बूढ़े आदमी से हुई है जो बहुत ही अमीर है और बहुत जल्द मरने वाला है, क्योंकि ये बात सबको खुद सोनाली ने बताई थी जो उसकी बहन थी, इसलिए सबने बेझिझक उस बात पर भरोसा कर लिया था। आखिर उनके हिसाब से ऐसी कौन सी ही बहन होगी जो अपनी बहन के लिए ये सब झूठ कहेगी। वो आरोही से बहुत नफरत करती थी पहले ध्रुव, और अब वो उससे उसका कार्तिक छीनना चाहती थी। नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगी। ईशा मुड़ी और आरोही के पास गए और चिल्ते हुए बोली, आरोही यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेरे कार्तिक को सिड्यूस करने की। सच में तुम नंबर की बेशर्म हो, शादीशुदा होते हुए भी दूसरे लड़कों पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा हो। ये बोलते हुए उसने आरोही को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर वो थप्पड़ आरोही को लगता उससे पहले ही कोई उनके बीच में आ गया। ईशा ने सामने देखा और कार्तिक को वहां देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे एहसास किया कि उसने आरोही की जगह कार्तिक को थप्पड़ मार दिया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गए कि कार्तिक उससे गुस्सा न हो गए। फिर वो जल्दी से खुद को एक्सप्लेन करते हुए बोली, कार्तिक मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। कार्तिक अपने खा जाने वाली नजरों से ईशा को घूर रहा था, फिर अपनी भयानक आवाज में, आज के बाद अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई होगा। अगर तुम्हें आरोही को जरा भी नुकसान पहुंचा तो दूर उसके बारे में सोचा तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। आरोही निराश महसूस कर रही थी। इस लड़के को उससे क्या प्रॉब्लम थी, कुछ सेकंड में ही उसने कितने लोगों को उसका दुश्मन बना दिया था। लड़कियों उसे जानलेवा नजरों से घूर रही थी, जैसे उसे अपनी आंखों से ही मार देना चाहती हो। शायद इतना काफी नहीं था, ईशा पर चिल्लाने के बाद कार्तिक आरोही की तरह मुड़ा। उसकी नजरों जो अभी तक कोल्ड थी, आरोही को देखती ही एकदम से सॉफ्ट हो गए। फिर वो अपनी प्यार भरी आवाज में बोला, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। आरोही पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। ये लड़का, उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी उसे जान से मार दे। इतना सब कुछ करने के बाद देखो कि इतना भोला बन रहा है। कितने प्यार से पूछ रहा है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। अभी नहीं हुआ तो क्या। उसके यहाँ से जाने के बाद उसे लगता है कि ये लड़कियां उसे छोड़ने वाली थी, खासकर ये ईशा। वो उसे ऐसी घूर रही थी कि उसे जिंदा ही जला देगी। उसे कुछ न कुछ तो करना ही, वरना ये सब लड़कियां उसे कच्चा ही निकल जाएगी। आरोही अपनी थूक निगलते हुए बोली, नहीं नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने सही टाइम पर मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच बड़े भाई। उसे समझ आ रहा था कि कार्तिक जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था, पर वो ऐसा क्यों कर रहा था उसे समझ नहीं आया। आज तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उसे गुस्सा आ जाए। फिर उसके किस बात से वो नाराज हो गया। भाई, आरोही के मुंह से अपने लिए भाई सुनकर कार्तिक की सॉफ्टनेस एकदम से गायब हो गया। ये लड़की यहाँ वो उसकी मदद कर रहा था और वो उसे भाई कह रही थी। वो उसका भाई वाई नहीं था, नहीं उसे उसका भाई बनाने का कोई शौक था। कार्तिक अपने दांत पिसते हुए बोला, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ समझी, इसलिए मुझे आज के बाद भाई मत बोलना, समझ में आया। कार्तिक को इतने गुस्से में देख आरोही को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कहा जिससे कार्तिक इतना नाराज हो गया, पर उसे पता था कि उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। कार्तिक से बहस करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। वही ईशा गुस्से से आरोही को देख रही थी। आज सिर्फ आरोही की वजह से कार्तिक ने पूरे कॉलेज के सामने उसे गुस्सा किया। आज वो पूरे कॉलेज के सामने बस एक मजाक बनकर रह गए थी। वो अपनी बेइज्जती का बदला आरोही को लेकर रहेगी। फिर वो रोते हुए वहां से चली गए। वही ईशा के वहां से जाने के बाद वहां मौजूद बाकी स्टाफ भी कार्तिक के डर के वजह से धीरे धीरे वहां से चले गए। वही सब के वहां से चले जाने के बाद आरोही कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे किस बात से तुम इतना नाराज हो गए। कहीं तुम्हें इस बात का बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हें हस्बैंड से कंपेयर किया और कहा कि वो तुमसे लाख गुना ज्यादा हैंडसम है। अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपनी इमेज की इतनी चिंता होगी। वैसे भी मैंने बस ऐसा कहा था, किसी को कोई प्रूफ नहीं दिया था, इसलिए मैं 100% श्योर हूँ कि किसी को भी मेरी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ होगा। लोगों की छोड़ो, मुझे पता है तुम्हें भी मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है।
इमेज, कार्तिक ने धीरे से अपने चेहरे पे हाथ फेरा जो चाटे की वजह से उसका चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया था। कार्तिक ने आरोही की तरफ देखा और फिर चल उसके पास आया। कार्तिक को इस खुद पास आते देख आरोही जल्दी से पीछे हट गए। उसे आज कार्तिक कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सुबह से ही बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था जिस वजह से उसे खुद के करीब आता देख आरोही एक सेकंड के लिए घबरा गए थी। वैसे भी सिंघानिया परिवार के सब बच्चों का दिमाग खराब था। वो कब क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं होता था। वो नहीं कार्तिक के किसी बेवकूफी के वजह से वो खतरे में पड़ जाए। कार्तिक ने अगर उसके साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो दक्ष उसका तो पता नहीं पर उसे नहीं छोड़ेगा। वैसे भी दक्ष उसको लेकर हद से ज्यादा पजेसिव था। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई दूसरा आदमी उसके करीब आए चाहे वो इंसान उसका खुद का भांजा ही क्यों न हो। एट नीरज अग्रवाल, आई एम सॉरी आपको इतना इंतजार करवाने के लिए। मैंने परसों वाले एपिसोड में सबसे पूछा था कि आपको किसकी स्टोरी चाहिए, आर्या की या आरोही की, पर एक या दो जन के अलावा किसी ने कमेंट किया, इसलिए मैंने फिर आर्या की स्टोरी कंटिन्यू कर दी। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि आप प्लीज कमेंट करिए जिससे मैं जान सकूँ कि आप क्या चाहते हैं। मैं रोज आपके कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप सबके कमेंट पढ़ना, इसलिए जितना हो सके उतना कमेंट करिए। एट कव्यश्री सासा कमेंट करने के लिए और मेरी नॉवेल को इतना प्यारा देने के लिए। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। आरोही बोली, कहीं तुम्हें इस बात का बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हें हस्बैंड से कंपेयर किया और कहा कि वो तुमसे लाख गुना ज्यादा हैंडसम है। अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपनी इमेज की इतनी चिंता होगी। वैसे भी मैंने बस ऐसा कहा था, किसी को कोई प्रूफ नहीं दिया था, इसलिए मैं 100% श्योर हूँ कि किसी को भी मेरी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ होगा। लोगों की छोड़ो, मुझे पता है तुम्हें भी मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इमेज, कार्तिक ने धीरे से अपने चेहरे पे हाथ फेरा जो चाटे की वजह से उसका चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया था। कार्तिक ने आरोही की तरफ देखा और फिर चल उसके पास आया। कार्तिक को इस खुद पास आते देख आरोही जल्दी से पीछे हट गए। उसे आज कार्तिक कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सुबह से ही बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था जिस वजह से उसे खुद के करीब आता देख आरोही एक सेकंड के लिए घबरा गए थी। वैसे भी सिंघानिया परिवार के सब बच्चों का दिमाग खराब था। वो कब क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं होता था। वो नहीं कार्तिक के किसी बेवकूफी के वजह से वो खतरे में पड़ जाए। कार्तिक ने अगर उसके साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो दक्ष उसका तो पता नहीं पर उसे नहीं छोड़ेगा। वैसे भी दक्ष उसको लेकर हद से ज्यादा पजेसिव था। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई दूसरा आदमी उसके करीब आए चाहे वो इंसान उसका खुद का भांजा ही क्यों न हो। कार्तिक आरोही के सामने अपने घुटने पर बैठ गया और उसकी जूते की लेस बांधने लगा जो शायद खुल गए थे। ये देखकर आरोही जल्दी से पीछे हट गए। उसने देखा कि कार्तिक ने बड़ी ही करीने से उसके लेस को बांध दिया था। वही आरोही को इस तरह देखकर कार्तिक उसे कंफर्ट करते हुए बोला, डरो मत, मैं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचना चाहता हूँ। वो बस में ये बोलते बोलते कार्तिक अचानक से रुक गया। आरोही उसे संदिग्ध नजरों से देखते हुए बोली, वो बस में क्या? आरोही की बात सुनकर कार्तिक स्माइल करते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ। और फिर कुछ देर रुक कर आगे बोला, और तुम चाहो तो हम दोस्त से भी ज्यादा हो सकते हो। आई होप तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कार्तिक की ये बात सुनकर आरोही पूरी तरह से हक्की बक्की हो गई। क्या इस लड़के ने अभी अभी उसे प्रपोज किया? आरोही को अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। ये इस लड़के अचानक से को क्या हो गया, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा था? आरोही पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। उसके रोबोन के बाद इतना कुछ बदल कैसे गया? अगर उसकी पिछली मुश्किलों भरी थी, फिर ये वाली जिंदगी क्या थी? ये तो उससे भी बुरी थी। उसने सोचा कि वो सब कुछ बदल देगी, जो चीज उसके साथ पिछली जिंदगी में हुई थी वैसे नहीं होने देगी। हाँ, उसने वो सब बदल दिया था, लेकिन हर दिन एक नई मुसीबत उसके सामने आ रही थी। उसका क्या? पहले ध्रुव और ये कार्तिक, उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबको उससे प्रॉब्लम क्या थी। कोई उसे शांति से जीने क्यों नहीं दे रहा था। आरोही ने सोचा कहीं ध्रुव की तरह कार्तिक ने भी उसका असली चेहरा तो नहीं देख लिया। उसका ये चेहरा सच में अभिश्रप से कम नहीं था। पिछली जन्म में इसी चेहरे के वजह से उसे वो सब झेलना पड़ा था और अभी भी उसके साथ वही हो रहा था।
हल्की वो इन दोनों बहुत सावधानी बरत रही थी। दक्ष के अलावा वो किसी को भी अपना असली चेहरा नहीं दिखती थी और कार्तिक ध्रुव से बहुत अलग था। उसके स्टेटस को ध्यान में रखते हुए उसे उससे भी सुंदर और साथ ही साथ अमीर लड़की मिल सकती थी जो उसकी स्टेटस की भी हो। जिस वजह से उसे नहीं लगता था सिर्फ इस वजह से कार्तिक अचानक से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जरूर कुछ और बात होगी। तभी अचानक से आरोही को कुछ याद आया। भले ही पिछली जिंदगी में वो कार्तिक से ज्यादा नहीं मिली थी और न ही उसे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता था, पर उसने ये सुना था कि कार्तिक दक्ष के कुछ ज्यादा ही क्लोज है और वो उसे लेकर हद से ज्यादा पजेसिव थी। वो अपने अलावा किसी को भी दक्ष के क्लोज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कार्तिक के मॉम डैड की डेट के बाद दक्ष ही था जिसने उसका ध्यान रखा था। दक्ष ने उसकी छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखा, उसे वो सब दिया जो उसे पसंद था, जिस वजह से कार्तिक दक्ष से कुछ ज्यादा ही क्लोज था और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। उसका मानना था कि दक्ष के प्यार पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। यहाँ तक कि अगर अर्जुन भी कभी दक्ष के ज्यादा क्लोज होने की हिम्मत करता था तो कार्तिक भड़क जाता था। और जब से कार्तिक को दक्ष की शादी के बारे में पता चला था तो वो दक्ष से गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसके हिसाब से अब दक्ष उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा और वो अपनी वाइफ को ही सारा प्यार करेगा, जिस वजह से वो घर छोड़कर हॉस्टल रहने आ गया था। सबसे उसे समझने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की वो, पर वो नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा था कि वो तभी वापस आएगा जब वो लड़की वहां से चली जाएगी। यहाँ की उसने ये भी जानने की कोशिश नहीं की वो लड़की कौन है, इसलिए उसे आरोही के बारे में कुछ नहीं पता था। क्या ऐसा हो सकता था कि कार्तिक को उसके और दक्ष के बारे में पता चल गया हो, इसलिए वो उसे परेशान कर रहा था। आरोही ने ध्यान से इस बारे में सोचा। दक्ष कल रात को ले जाया था और एकदम से अगले ही दिन कार्तिक का बिहेवियर उसकी तरफ बदल गया। अगर ये बात सच थी कि सच में ये लड़का दक्ष को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव था, उसे डर था कि आरोही के वजह से दक्ष का प्यार उसके प्रति बढ़ जाएगा, इसलिए वो उससे उसकी वाइफ चुराने की कोशिश कर रहा था। कार्तिक, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पर एक बार ध्यान से मेरे चेहरे की तरफ देखो। तुम खुद सोचो, अगर मैं मेकअप के साथ ऐसी लगती हूँ तो बिना मेकअप कितनी भयानक लगती होगी। कार्तिक ने एक बार आरोही के चेहरे की तरफ देखा और उसका चेहरा एकदम से मुरझा गया। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मैशन। एक हफ्ता बीत गया था और रुद्रम अभी भी उसके साथ उसी तरह पेश आ रहा था। वो अब उसे उस तरह टॉर्चर नहीं करता था, जिस वजह से आर्या आजकल बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। रात के लगभग 10 बजे रुद्रम अंदर आते ही सीधे ऊपर अपने रूम में चला गया। रूम में आते ही उसने इधर उधर देखा पर उसे आर्या कभी भी दिखाई नहीं दी। उसने बाथरूम में भी देखा पर वो वहां भी नहीं थी। आर्या को रूम में न देखकर रुद्रम का दिमाग खराब हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गए। वो रूम से बाहर आया और चिल्लाते हुए बोला, आर्या। वो बस चिल्लाए जा रहा था, आर्या आर्या कहाँ हो तुम, पर आर्या ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वही मिष्टी जो किचन की सफाई कर रही थी, उसने जैसे ही रुद्रम की चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो डर गए। वो जल्दी से बाहर आए और रुद्रम की लाल आंखें देखकर डर के मारे कांपने गए। वैसा भी वो एक छोटी बच्ची थी, ऊपर से उसे रुद्रम से बहुत डर लगता था और इस समय तो वो नर्क से उतारा शैतान लग रहा था। तभी मिष्टी की दादी, जिनका नाम जानकी काकी था, वो जल्दी से आगे आए और डरते हुए बोली, क्या हुआ छोटे बाबा, आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं। जानकी काकी की बात सुन रुद्रम उन पर गुस्सा करते हुए बोला, चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं, कब से चिल्ला रही हो पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। और ये आर्या कहाँ है, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया पर वो मुझे कभी भी दिखाई नहीं दी। फिर जैसे रुद्रम को कुछ समझ आया और उसकी आंखें गुस्से से एकदम सुर्खलाल हो गई, वो बोला, एक मिनट, कहीं वो भाग तो नहीं गई। नहीं नहीं, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ से भाग सके। फिर रुद्रम जानकी काकी को गुस्से से घूरते हुए बोला, कहीं आपने तो आर्या को यहाँ से भगा नहीं दिया ताकि वो मुझसे दूर जा सके। रुद्रम इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा था। एक तो आज बैक टू बैक मीटिंग की वजह से उसका दिमाग पहले ही खराब था और जब वो घर वापस आया तो उसे आर्या कभी भी दिखाई नहीं दिया, तो उसे गुस्सा आना लाजमी थी। जब जानकी काकी ने देखा कि रुद्रम उन पर शक कर रहा है तो वो बुरी तरह घबरा गए और जल्दी से हाथ बढ़ाते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं छोटे बाबा, मैं क्यों छोटी मैडम को भगूंगी, और वो तो शाम से ही छत पे है। उन्होंने कहा कि वो ठंडी हवा लेना चाहती है। जब रुद्रम ने ये सुनी कि आर्या छत पर है तब जाकर उसने चैन की सांस ली। उसे खुद नहीं पता था कि अगर आर्या सच में भाग जाती तो वो क्या कर बैठता। आर्या को न देखकर वो कितना घबरा गया था सिर्फ वो ही जानता था। फिर जैसे ही रुद्रम को याद आया कि इस समय आर्या छत है, वो फिर से भड़क गया और जानकी काकी पर चिल्लाते हुए बोला, आर्या इस समय छत पर है, वो भी शाम से। आपको पता है कितनी ठंड है, तो आप उसे इतनी देर तक छत पर रहने कैसे दे सकती है। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो
रुद्रम को इस तरह खुद पर चिल्लाता देख जानकी काकी बोली, छोटे बाबा मैं तो छोटी मैडम को बुलाने गई थी पर उन्होंने कहा कि उन्हें वहां अच्छा लग रहा है, इसलिए फिर मैंने उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं किया और मैं नीचे आ गई और अपने कामों में बिजी हो गई और फिर मैं भूल गई कि छोटी मैडम छत पर है। रुद्रम अपनी खा जाने वाली नजरों से जानकी काकी को घूर रहा था। उनका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी धक्के मार के इस घर से निकल दे। वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अगर वो सालों से इस घर में काम नहीं कर रही तो पक्का वो उसे इसी समय घर से निकाल देता। रुद्रम को वहां से जाता देख जानकी काकी ने चैन की सांस ली। उन्हें अब रुद्रम की गुस्से की आदत हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किचन में अपना बाकी का काम करने चली गए। रूम में जाकर सबसे पहले रुद्रम ने अपने कपड़े चंगे किए और फिर आर्या के लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर ऊपर छत पर चला गया। लेकिन जैसे ही वो छत पर पहुंचा, अपने सामने का नजारा देखकर वो हैरान हो गया। दक्ष की ऐसा क्या देखा जिसे देखकर वो इतना शौक हो गया? और कार्तिक क्या सच में आरोही को दिल से पसंद करता है या ये सब के पीछे उसकी कोई चाल है? क्या होगा जब दक्ष को कार्तिक के प्रपोजल के बारे में पता चलेगा? सासा दक्ष की एज 26 और रुद्रम की एज 25 और मैंने आरोही की एज पहले ही बता दी थी। कव्यश्री, जैसा आपने बोला मैंने एक ही चैप्टर में दोनों आर्या और आरोही दोनों की स्टोरी लिख दी। राधिका सिंह मोनू, थैंक यू कमेंट करने के लिए। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।